हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्न विथ D2 में। प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में प्रकाश का परावर्तन का पहला लेक्चर आपको मिल जाएगा। उसके बाद वहां पर हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका क्या क्या विशेषता है, लास्ट वहां तक किए थे। आज के वीडियो में क्या क्या जानेंगे एक बार जान लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर, गोले दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, फोकस क्या होता है, इसका भी डिस्कस करेंगे। गोले दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द फोकस दूरी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का क्या रिलेशन है, F बराबर 8/2 कैसे आता है, इसका भी डिस्कस इसी वीडियो में करेंगे। दर्पण सूत्र क्या है, उसके बाद आवर्धन को लेकर इस प्रकाश का परावर्तन को हम जो है इसी वीडियो में अंत कर देंगे। और आपको जो है हम जो है इसका नोट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसका नोट्स प्रोवाइड करेंगे कि इसी में जो है प्लेलिस्ट में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा तो आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए आज के वीडियो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज जानते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार का बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। दो प्रकार का प्रतिबिंब बताए थे, पहला वास्तविक, दूसरा आभासी। वास्तविक और आभासी दो प्रकार का प्रतिबिंब बताए थे। आज दोनों में डिफरेंस, लिखने का तरीका वो सब है नोट्स में। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों आपको बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि यहाँ पर कोई सतह से अगर दर्पण से परावर्तन के बाद ये परावर्तन होने पर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलता है, किसी बिंदु पर क्या होता है, वास्तव में मिलता है, तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जो वास्तव में मिलता है उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या बताए थे, समतल दर्पण में याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब जो बताए थे। समतल दर्पण में क्या था, ये समतल दर्पण था, यहाँ से क्या होता था, हम आपतित किरण लेते थे, ये मेरा मुख्य अक्ष होता था और ये जो है ऐसे करके रिफ्लेक्ट होता था, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब इधर बनता था, तो ये इधर बनता था प्रतिबिंब। तो ये आभासी प्रतिबिंब जो बनता था ये कैसा होता था, बनता नहीं था, एक्चुअल में नहीं बनता था, ये मिलता हुआ क्या होता था, प्रतिबिंब मिलता हुआ प्रतीत होता था। ऐसा नहीं है कि प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ये आभासी प्रतिबिंब मान लेते थे इतना ही दूरी पर ये बन रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब क्या हुआ कि वास्तव में न मिलकर मिलता हुआ प्रतीत हुआ। तो इसमें हम डिफरेंस अंतर में क्या लिख सकते हैं, पहला कि ये वास्तव में मिला, ये क्या हुआ, आभासी प्रतिबिंब क्या हो, वास्तव में नहीं मिलता है, वास्तव में नहीं मिलता है, वास्तव में नहीं मिलता। आपको इसी में भी सारा अंतर पता चल जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, पहला आप लोग को याद रखना है, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसे, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। देखिए ये मेरा मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये यहाँ पर अगर मैं रख लिए, ये पर मेरा यहाँ पर आपतित किरण है, ये मेरा मुख्य अक्ष फोकस है यहाँ पर, तो ये आपतित किरण परावर्तित जो होता था, मान लीजिए यहाँ पर ये वस्तु रखा हुआ था, ये क्या होता था, यहाँ पर इस तरह से वस्तु बनेगा इसी बिंदु पर, मतलब उल्टा हो जाता था। तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा हो गया और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता था। ये पिछले वीडियो में भी हम बता दिए थे। अब हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह से इसका डेफिनेशन हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिला, आभासी प्रतिबिंब वास्तव में नहीं मिला। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा हुआ, कैसे बता दिया, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी जो तुरंत ये फिगर बना अवतल दर्पण, प्रतिबिंब आपको दिखा है कि ये आता था तो यहीं पर, मतलब दर्पण के सामने बनता था, दर्पण के आगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में हम लेते थे समतल दर्पण, तो प्रतिबिंब मेरा दर्पण ये परावर्तक सतह है, लेकिन दर्पण के पीछे यहाँ पर प्रतिबिंब दिखाए थे। अच्छा से पिछले वीडियो देखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस तरह से आप समझ गए आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को प्रीवियस करके। फिर हम आगे चलते हैं कि दर्पण दो प्रकार का, गोले दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, एक बगल लिखिए इधर अवतल दर्पण और इधर मिला लिखना है उत्तल दर्पण। अब हम दोनों में देखते हैं डिफरेंस। पहला क्या बताए थे कि अवतल दर्पण का फिगर ये था कि इसका बाहरी भाग रंगा था,
मतलब इसका क्या हुआ पहला कि बाहरी भाग रंगा होता है। बाहरी भाग क्या होता है? रंगा होता है। नोट्स में अच्छा से लिखा हो, रंगा होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका भीतरी भाग हम रंगा रखते थे। भीतरी भाग मेरा क्या होता था? रंगा होता है। तो इसका क्या लिखेंगे? दूसरा पहला में भीतरी भाग रंगा होता है। अब इसी में देखिए कि इसमें दूसरा में हम लिखेंगे कि इसका परावर्तक सतह ये था धंसा हुआ, परावर्तक सतह अंदर की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है। इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, जबकि इसी में हम लिखेंगे इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है। ये है इसका परावर्तक सतह अंदर रंगा हुआ है, तो इसका परावर्तक सतह लिखेंगे बाहर की ओर होता है। इसका परावर्तक सतह क्या लिखेंगे? बाहर की ओर होता है। इसका दो डिफरेंस हो गया। अवतल दर्पण में दोस्तों वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। तो वह अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ये उल्टा भी हुआ, आभासी मतलब सीधा हुआ, मतलब ये उल्टा भी हो जाएगा और ये सीधा भी हो जाएगा। मतलब हो गया कि आपका अवतल दर्पण में उल्टा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब है तो अब उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनेगा। इस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब दोनों में डिफरेंस हो गया तो उसके बाद हम जान लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है इसको हम देख लेते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, चलिए पहला जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अब जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग। मेरा अगर अवतल दर्पण है, अच्छा से समझिए, ये मेरा अवतल दर्पण है। अगर ये अवतल दर्पण है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी गोल दर्पण का हिस्सा है, किसी खोखला गोला का ये हिस्सा है। अगर वो मेरा खोखला गोला बहुत बड़ा रहे, अगर वो मेरा खोखला गोला बहुत बड़ा रहे, मतलब बड़ा वक्रता त्रिज्या रहे, वक्रता त्रिज्या यहाँ से मान लीजिए सेंटर से कहीं पर भी खींचे तो बड़ा वक्रता त्रिज्या रहे, बड़ा वक्रता त्रिज्या वाले अगर अवतल दर्पण है हमारे पास और अवतल दर्पण मेरे सामने है, अगर अवतल दर्पण का कोई भी वस्तु को बगल में रखे, तो अगर कोई भी वस्तु को बगल में रखे तो अवतल दर्पण का ये खासियत है कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये अवतल दर्पण बड़ा वक्रता त्रिज्या वाला है और यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है तो इसका खासियत हो गया कि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अगर मेरे सामने अवतल दर्पण रखा हुआ है, हम उसके नज़दीक में हैं, मतलब हुआ बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और अगर हम अवतल दर्पण के सामने रख करके अपना दाढ़ी को भी देखेंगे ना, ये भी बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और मेरा दाढ़ी को दिखा देगा, मोच को भी आपका दिखा देगा। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने में किया जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग पहला में हम लिखेंगे कि हजामत बनाने में किया जाता है। पहला में क्या लिख लिए? हजामत बनाने में किया जाता है। क्यों? समझ गए? क्योंकि अवतल दर्पण का ये खासियत है कि उसके नज़दीक में रखा वस्तु को उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, तो छोटे छोटे दाढ़ियाँ जो होती है उसका छोटा छोटा दाढ़ी भी हमको अवतल दर्पण में दिख जाता है। पहला समझ गए क्यों हजामत बनाने में? इसका क्वेश्चन अगर पूछे क्यों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो आप अब समझ गए, क्योंकि अवतल दर्पण में नज़दीक रखी वस्तु बड़ा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो नज़दीक की रखी हमारा जो दाढ़ी का छोटा छोटा दाढ़ी का बाल जो है वो भी हमको दिख जाता है अवतल दर्पण में। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग हो गया। अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग टॉर्च में किया जाता है। टॉर्च में किया जाता है। अब बोलिए टॉर्च में क्यों किया जाता है भाई? तो टॉर्च में इसलिए किया जाता है कि ये मेरा टॉर्च है, टॉर्च यहाँ पर देखे होंगे, ये मेरा टॉर्च है, तो ये टॉर्च का फोकस के पास हमारा कोई प्रकाश स्रोत बल्ब लगा हुआ होता है। ये टॉर्च का फोकस के पास हमारा कोई बल्ब लगा हुआ होता है। ये परावर्तक सतह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या करता है? समांतर, इस बल्ब को समांतर किरण पुंज में परिवर्तित कर देता है।
इस दर्पण को क्या करता है, इस प्रकाश स्रोत को समांतर किरण पुंज में परिवर्तित कर देता है। तो हमको एक समांतर किरण पुंज की तरह किसी भी जगह पर टॉर्च से देखने में मदद मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉर्च में क्या किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण परावर्तक सत्य के रूप में काम करता है और उसके फोकस पे जो बल्ब लगा हुआ होता है वो बल्ब क्या करता है, उसको समांतर किरण पुंज में परिवर्तित कर देता है और हमें दिखने में आसानी होती है। और अवतल दर्पण का तीसरा उपयोग जो है, डॉक्टर क्या करता है, कान, नाक, गले, दांत, ये सब के जांच में किया जाता है, दांत के जांच में किया जाता है। अब बोलिएगा ये क्या बात हो गया, अवतल दर्पण का ये भी खासियत है कि अवतल दर्पण, अगर मान लीजिए मेरा अवतल दर्पण है, आपके सामने बल्ब है, बल्ब से प्रकाश स्रोत क्या करेगा, गेन करेगा और ये रिफ्लेक्ट जो करेगा को एक बिंदु पर जाके मिलाएगा। मतलब क्या हुआ, केंद्रित कर देता है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश लिया, अवतल दर्पण क्या किया, किसी एक बिंदु पर जाके केंद्रित कर दिया। तो छोटे छोटे केंद्र, मतलब वहाँ पर दांत, कान, गले, दांत में भी हमको देखने में आसानी हो जाती है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग कान, नाक, गले, दांत ये सब के जाँच में किया जाने लगा, टॉर्च में किया जाने लगा, हजामत बनाने में किया जाने लगा। आपको उम्मीद है कि अवतल दर्पण का उपयोग कैसे क्यों किया जाता है और किस किस चीज़ में किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है, ये मेरा मोटरसाइकिल है, मान लीजिए ये मोटरसाइकिल के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक आईना लगा हुआ था, दर्पण लगा हुआ होता है, राइट साइड में लगा हुआ होता है, दर्पण लगा हुआ होता है। इस राइट साइड का दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है। ये कैसा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण क्यों होता है, अवतल क्यों नहीं? क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है कि ये दूर का रखी वस्तु को सीधा प्रतिबिंब देता है और जैसा प्रतिबिंब है वैसा देता है, आभासी भी देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेगा। आपके पास सवाल आएगा आभासी और सीधा तो समतल दर्पण भी दिया जाता है, क्यों ना हम यहाँ पर समतल दर्पण का प्रयोग करें। समतल दर्पण का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि समतल दर्पण जो है अपने पीछे के ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है, यहाँ से पीछे का ज़्यादा एरिया को कवर करता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक्सीडेंट का खतरा कम होगा क्योंकि हमको पीछे का चारों, हम आगे गाड़ी चला रहे हैं बिना निफिक्र होकर पीछे के चारों एरिया को देख रहे हैं, इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा। लेकिन यही समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, आभासी तो सीधा तो देगा लेकिन ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या करेगा, ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है कि यहाँ समतल दर्पण का प्रयोग ना करके उत्तल दर्पण का प्रयोग हम क्या करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको उत्तल दर्पण का भी उपयोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्यों किया जाता है ये भी समझ में आ गया। चलिए हम आगे लेकर चलते हैं अपने गाड़ी को। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसी गोले दर्पण में फोकस क्या होता है तथा फोकस दूरी क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप अगर समझ गए तो आपको दोनों में रिलेशन, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में भी कोई मतलब कि आपको इशू नहीं आएगा। चलिए हम पहला जानते हैं कि गोले दर्पण में फोकस दूरी के फोकस क्या होता है। गोले दर्पण का फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, गोले दर्पण का फोकस क्या होता है। चलिए गोले दर्पण का फोकस जानने के लिए, गोले दर्पण दो भाग में डिवाइड होता है, एक अवतल दूसरा उत्तल। दूसरा क्या, उत्तल। गोले दर्पण दो भाग में बटा ना, अवतल उत्तल। आज हम क्या करते हैं, गोले दर्पण का फोकस जानने के लिए आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, दोनों का एक ही बात है, दोनों का फोकस सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अवतल दर्पण से हम आपको गोले दर्पण का फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण में फोकस बता देंगे, तो सेम एज आप उत्तल दर्पण का भी फोकस उसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम आप बताते हैं अवतल दर्पण का फोकस। अच्छे तरीके से वीडियो में बने रहिए बिना कोई, चलिए देखिए अवतल दर्पण में हम फोकस जानते हैं। पहले फोकस किस में, अवतल दर्पण में। चलिए देखिए अवतल दर्पण में हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक खोखला गोला को काट दिए, इसका बाहरी भाग को रंग दिए, इसका बाहरी भाग को क्या कर दिए, रंग दिए। ये मान लिए M डैश एक अवतल दर्पण है। चलिए यहाँ तक ठीक है।
अगर ये गोली दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु कोई ध्रुव होगा। ये कोई गोली दर्पण का खोखला गोला का हिस्सा है, तो गोली दर्पण का कोई केंद्र भी होगा कि ना होगा। ये मेरा मान लीजिए यहाँ से ऐसे चाप लेके काटा किया हुआ, तो ये मेरा केंद्र हो गया C, और C से अगर P को मिलाते हैं, ये ध्रुव हो गया। C से अगर हम P को मिलाते हैं तो इसी को ना क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ना। अवतल दर्पण हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और ये ध्रुव हो गया। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसके फोकस को जानने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण, एक प्रकाश का आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण के किसी जगह पर, मतलब जिस मुख्य अक्ष के समांतर, आपका मन हम यहाँ से भी ले सकते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर हम एक क्या किए, आपतित किरण क्या किए, लिए AB, आपतित किरण दिखाए इसमें AB, इस बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर दिखा दिए। अब देखिए इस वक्रता केंद्र से इस दर्पण के किसी भी बिंदु पर, वक्रता केंद्र, अच्छा से समझिए मेरा बात को, इस वक्रता केंद्र से इस दर्पण के किसी भी बिंदु पर अगर हम लंब डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, उसे अभिलंब कहते हैं। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से कुछ करने का अधिकार है, तो मेरा मन है कि हम यहाँ लंब डाल दें, लेकिन हमको फोकस पता करना है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी बिंदु पर, हम इस बिंदु पर यहाँ से लंब डाल दिए, इस बिंदु पर क्या कर दिए, लंब डाल दिए। हमको स्वतंत्रता से स्वतंत्र भारत में जीने का अधिकार है, हम यहाँ लंब डाल दिए। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो चलिए, ये मेरा AB आपतित किरण हुआ, इस वक्रता केंद्र से किसी भी बिंदु पर लंब डाल दिए, मेरा अभिलंब हो गया। अब जानिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये क्या हो गया, I, हुआ कि ना हुआ। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं कि ना कहते हैं। अब देखिए भाई, ये आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद कहीं ना कहीं परावर्तित होगा कि ना होगा। लेकिन क्या, परावर्तन का नियम का पालन करते हुए, और हम परावर्तन के नियम में जानते हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है। परावर्तन का नियम में क्या जानते हैं, कोण I बराबर कोण R होता है। तो ये आपतित किरण अगर परावर्तित होगा, तो परावर्तित होने के लिए कोण I कोण R के बराबर होना चाहिए, इसी एंगल पर परावर्तित होगा। ये परावर्तित होकर जो बिंदु से परावर्तित होगा यहाँ पर, इसी को बोलते हैं फोकस। अच्छा समझ गए ना। एक दर्पण लिए, मुख्य अक्ष लिए, वक्रता केंद्र लिए, आपतित किरण दर्पण पर मिलाए, यहाँ से यहाँ अभिलंब डाले, आपतन कोण है। यह आपतित किरण परावर्तित जो होगा, ऐसे परावर्तित होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि परावर्तन का नियम है, दैट इज द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो परावर्तन, मतलब R मेरा फिक्स हो गया, ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलेगा, ताकि मेरा कोण I कोण R बराबर होना चाहिए, इसी बिंदु को फोकस कहते हैं, है ना। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु से परावर्तित होती है, उसे उस बिंदु का अवतल दर्पण का, उसे उस बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। समझ गए कि ना समझे। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अगर किसी बिंदु से परावर्तित होती है, परावर्तन का नियम का पालन करते हुए, तो वो बिंदु जहाँ पर मेरा मिलती है, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष का, उसे कहते हैं उस दर्पण का फोकस। समझ गए कि ना समझे, नोट्स में लिखा हुआ है फोकस, समझ गए। अब देखिए, ये फोकस दूरी क्या होता है, ये ध्रुव से ये फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये ध्रुव से ये फोकस तक की दूरी को क्या बोल दिए, फोकस दूरी बोल दिए, फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या बोल दिए, फोकस दूरी बोल दिए। यहाँ तक समझ में आ गया, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, समझ में आ गया। नोट्स में इतना अगर इसको आप समझ लीजिएगा ना, इसका खासियत है कि अगर आप जो बोर्ड में हम समझा रहे हैं, इसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा, ओहो, नोट्स में तो रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। एक बार आप अपना मेरा नोट्स को आप अपने नोट्स में उतार लीजिए, आपका हो गया कल्याण, आप अच्छा से सीख जाइएगा। यही खासियत है समझने में। अगर नहीं समझिएगा, नोट्स लीजिएगा तो बैठ के रटिएगा, समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पर फोकस समझ में आ गया, फोकस दूरी समझ में आ गया। अब चलते हैं कि ई मेरा वक्रता त्रिज्या, इस चलिए अब हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में समझ, ऐसा ही उत्तल दर्पण में है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में अंतर बताते हैं।
अंतर नहीं, रिलेशन बताते हैं। हो कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर पे मूरत है। चलिए, गोल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। हेडलाइन दीजिए, गोल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अभी हम अवतल दर्पण का फोकस बताए, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम करेंगे क्या, अवतल दर्पण को ही लेके चलेंगे। चलिए, गोल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध यही है कि बता देते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इट मीन्स एफ बराबर r/2। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा हो गया। ये समझ में आ गया। अब बताएंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाउ टू प्रूव दिस एफ बराबर r/2। अगर आस्क इन क्वेश्चन योर एग्जाम देन इट इज ऑल्सो कैरी मार्क्स 5। तो जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू हाउ टू प्रूव दिस रिलेशन। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको दोनों में क्या रिलेशन है और क्यों है। एफ बराबर r/2 जो है क्यों है। चलिए यहाँ पर हमको क्या प्रूव करना है, एफ बराबर r/2, यही रिलेशन है दोनों के बीच। इसको प्रूव करने के लिए हम एक फिर से अवतल दर्पण बनाते हैं। वहाँ अच्छा से लिखा हुआ है कि MM' एक अवतल दर्पण है। ये वो थ्योरी जो है कैसे लिखा हुआ है, जैसे रामायण लिखा हुआ है जैसे थ्योरी। तो MM' एक अवतल दर्पण ले लिए, बाहरी भाग रंगेंगे तब ये अवतल दर्पण होगा, क्योंकि परावर्तक सतह अंदर की ओर दे दिए। ये मेरा ध्रुव हो गया P, यहाँ से मेरा केंद्र हो गया ये C, ये मेरा केंद्र हुआ ना C। तो ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया। वही काम करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हम आपतित किरण को लेके चलेंगे। मेरा आपतित किरण इस बिंदु पर आके मिलेगा, ये आपतन बिंदु हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, आपतित किरण। यहाँ से हम क्या किए थे कि यहाँ से हम कर रहे थे कि यहाँ पर अभिलंब डाले थे, जो तुरंत अभी बताए थे, कहीं पर भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा अभिलंब हो गया, तो ये मेरा आपतन कोण I हुआ। ये परावर्तन होगा तो कहीं एक फोकस से टकराएगा F, तब ई फोकस से टकराएगा तो यहाँ कोण R हो जाएगा। परावर्तन के नियम से हम क्या बोलेंगे, चलिए यहाँ पर आप नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। ये तो इतना सी तो पहले भी किए ना। कोण I बराबर कोण R, मतलब कोण I क्या है, कोण ABC। कोण I देखिए ABC, कोण I क्या है, कोण ABC। जो एंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं। और कोण R क्या है, कोण R है आपका कोण BCF। देखिए कोण R, कोण BCF, कोण BCF। आपको दिख रहा होगा ये कोण I है तो ये भी कोण I होगा। कैसे, एकांतर कोण। कैसे, एकांतर कोण। एकांतर कोण से कोण I है तो ये भी कोण I होगा, मतलब ABC, मतलब कोण ABC बराबर हो जाएगा आपका कोण BCF, कोण BCF। कैसे, तो पोस्ट में लिख दीजिएगा एकांतर कोण से। कैसे हो गया, एकांतर कोण से। यहाँ तक समझ में आया। देखिए कोण BCF, कोण BC, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ कोण I कोण R। कोण R जो होगा आपका ये एंगल है ना B, तो ये एंगल हो जाएगा CBF। ये क्या हो जाएगा, CBF, CBF, क्योंकि एंगल है CBF, यही ना है CBF। चलिए अब कोण ABC, ये कोण I हुआ। अब कोण BCF, बीच वाला एंगल होता है तो BCF, एकांतर कोण से ये I है तो ये भी I हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो आगे बढ़े। चलिए, जब आपको दिख रहा होगा कि कोण ABC कोण CBF के बराबर है, कोण ABC कोण किसके बराबर है, CBF, फिर कोण ABC ही बराबर है किसके, कोण BCF के बराबर है। अगर हम बोल दे कि 5 बराबर 10, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, 5 बराबर 10, फिर बोल रहे हैं 3 बराबर 10।
अगर 5 बराबर भी 10, 3 बराबर भी 10, दोनों में क्या फर्क रहा? दोनों तो 10 कैरी कर रहा है, तो 5 बराबर 3 हुआ कि ना हुआ? वही बोल रहे हैं ई बराबर ई, ई बराबर ई। जब ई दोनों बराबर है तो मतलब ई दोनों भी कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ का। कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, मतलब ई आई ई आर परावर्तन से भी बराबर हो गया। तो जब ये दोनों बराबर हो गया, जब दो कोण बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होता है, दो कोण बराबर है, दो भुजा बराबर होगा, तो दो भुजा इसमें कौन कौन बराबर हो जाएगा? बी एफ बराबर सी एफ। दो भुजा कौन कौन बराबर हो जाएगा? बी एफ बराबर सी एफ। तो दो भुजा आपका बराबर हो गया बी एफ बराबर सी एफ। यहाँ तक ठीक है। आगे हम यहाँ ले कोणवा में लेते हैं बी एफ बराबर सी एफ। हम क्या लिए कि कोण बी एफ बराबर, यहाँ पर लिए समद्विबाहु त्रिभुज से बी एफ बराबर सी एफ लिए। अब जब बी एफ बराबर सी एफ लेते हैं, हम बी एफ बराबर सी एफ लेते हैं, देखिए बी एफ सी एफ, हम क्या बोलते हैं कि अगर ई बी मेरा ई पी के नज़दीक रहता, अगर माना कि बी पी के नज़दीक है, मान लिए कि मेरा बी क्या है? पी के नज़दीक है, पी के नज़दीक है। अगर बी मेरा पी के नज़दीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा बी पी के नज़दीक है, मतलब ये हुआ कि बी एफ बराबर सी एफ है, बी एफ बराबर मेरा सी एफ दो भुजा हुआ। अब बी पी के नज़दीक है, मतलब ये भी हो गया कि बी एफ बराबर पी एफ। बी एफ बराबर मेरा क्या हो जाएगा? बी एफ बराबर पी एफ। जब ये नज़दीक हो जाएगा तो हम मान लिए बी एफ बराबर पी एफ। अब देखिए बी एफ बराबर सी एफ, फिर बी एफ बराबर पी एफ, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब सी एफ बराबर पी एफ। सी एफ बराबर पी एफ, मतलब सी एफ और पी एफ आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। मान लेते हैं ये एक है, ये एक है, दोनों मिलके दो बनेगा, दो आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है, इसको हम कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबरे है, तो अगर मान लीजिए ये दोनों आपस में बराबरे है तो इसको मिला के 2 से भाग दे देंगे, ना चलेगा? अरे भाई ये अगर दोनों आपस में बराबर, इसको ऐसे ही तोड़ दिए तो ये दोनों को मिला देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ना चलेगा? तो दोनों को 2 से भाग दे देंगे, पी सी बटे 2। चलिए ये पी एफ मेरा फोकस दूरी बताए थे, ध्रुव से फोकस तक की दूरी एफ, और ये पी सी क्या हो गया? वक्रता ई मेरा हो गया आपका पी सी। देखिए पी सी क्या हो गया? केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। किसी भी गोल दर्पण का यहाँ सेंटर से मिला है तो वक्रता त्रिज्या हो गया आर बटे 2। इस तरह से एफ बराबर आर बटे 2। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया होगा तो आधे नहीं, ऐसे 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 स्किप कीजिए पीछे, 2 बार 3 बार एक बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, थोड़ा डिफिकल्ट, हल्का सा डिफिकल्ट है। एफ बराबर आर बटे 2 आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसको हो गया एफ बराबर आर बटे 2, और आगे हम आपको अभी लेकर चलते हैं कि दोनों जब फोकस दूरी एफ बराबर आर बटे 2 हुआ, उत्तल दर्पण में भी सेम कहानी है। उत्तल दर्पण में भी सेम कहानी है। चलिए उत्तल दर्पण में भी मेरा क्या है? सेम कहानी है। तो चलिए अवतल दर्पण का एफ बराबर आर बटे 2 यही हम निकाले। चलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी नोट में लिखिएगा, नोट। अवतल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। अवतल दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक हो गई। अब फिर यहाँ लिखिएगा नीचे दूसरा नंबर में, उत्तल दर्पण सेम की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। याद कर लीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अब इसमें क्या पूछता है? या तो ऐसा पूछेगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, एफ बराबर आर बटे 2। ऐसा भी पूछ देगा आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर 2f हो जाएगा, ऐसा पूछेगा। या तो ये भी पूछेगा किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है,
और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी डैश है x है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे भी हम कर लेते हैं। न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको इसमें देख लीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक बार आप वीडियो में देखते रहिए, आसानी से समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की फोकस दूरी होगी। अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन में देगा 72 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन में देगा 18 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन में देगा -18 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन में देगा 8 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको टिक लगाना है कि गोल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, R/2। R मेरा क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो R के जगह हम लिखेंगे 36, तो 36/2 18। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा भाई, यहाँ तो प्लस भी है यहाँ तो माइनस भी है, तो क्या होगा। आपको ये नहीं बताए थे कि गोलीय दर्पण में ऋणात्मक होता है कि धनात्मक। गोलीय दर्पण जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गोलीय दर्पण ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, आप बोलिएगा गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण है इसलिए ऋणात्मक होगा। क्या उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है? उत्तल दर्पण भी तो गोलीय दर्पण है ना। इसका मतलब ये हुआ कि गोलीय दर्पण आपका ना तो ऋणात्मक ना तो धनात्मक दोनों होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ऋणात्मक ना देंगे। ऋणात्मक देंगे तो ये बात हो गया पर्सनली अवतल दर्पण के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। लेकिन यहाँ पर हम केवल दे देंगे, चलिए 18 सेंटीमीटर मेरा फोकस दूरी आया, F बराबर R/2, फोकस दूरी मेरा 18 सेंटीमीटर आ गया। यही क्वेश्चन अगर पूछ दे अवतल दर्पण, चलिए देख लेते हैं। यही क्वेश्चन अगर पूछ ले हमारा अवतल दर्पण में, चलिए देखिए यही क्वेश्चन पूछ ले किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 90 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन नहीं लेंगे, एक बार समझ लीजिए। अब जैसे बोला अवतल दर्पण, तो अब आया भाई अवतल दर्पण ऋणात्मक होगा क्योंकि अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है, तो F बराबर तुरंत लिख देंगे कि 90 ने -90। अब पूछा वक्रता त्रिज्या, हम रिलेशन जानते हैं कि F बराबर R/2, हमको E पूछ रहा है तो मतलब R बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2F। अब 2F के जगह हम 90 नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे क्योंकि इट इज कॉनकेव मिरर, तो -90, 90 दूनी -180 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर वक्रता त्रिज्या में हम -180 सेंटीमीटर टिक लगा देंगे। एक क्वेश्चन और पूछता है, देखिए कैसे पूछता है, देखिए पूछने का तरीका देखिए। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या पूछता है, किसी दर्पण की फोकस दूरी -90 सेंटीमीटर है। क्या पूछा, किसी दर्पण की फोकस दूरी -90 सेंटीमीटर है। दर्पण होगा कैसा, उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा, इनमें से सभी। तो भाई अगर माइनस में आंसर है तो हम तुरंत टिक लगा देंगे, दर्पण होगा मेरा अवतल। दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस क्या है, माइनस इंडिकेशन है किसका, अवतल दर्पण का। इस तरह से आप फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका उम्मीद है कि नहीं छूटना चाहिए। अगर ये वीडियो को आप मन से देख रहे हैं, मन हरियाली पे नहीं है, मन लड़की पे नहीं है, मन अपना क्लास का गर्लफ्रेंड पे नहीं है, तो आप जरूरी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, थैंक यू। चलिए देखिए,
अब हम जब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी समझ गए, अब इसके बाद ज़्यादा कुछ तो शायद नहीं है। और उसके बाद आपका है जब रिलेशन समझ गए तो एक दो चीज़, हाँ चलिए, एक आप दर्पण सूत्र है, इसको प्रूव करना आपका सिलेबस में नहीं है, ना शायद पूछेगा। अगर लग रहा है आप लोग को देखे होंगे तो पूछेगा तो बना देंगे, इसे कमेंट कीजिएगा। लेकिन दर्पण सूत्र आप लोग जान लीजिए 1/v + 1/u, क्योंकि इसका हम वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, किसी दिन पर्सनली इसको हम बता देंगे। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। v क्या है भाई? v है प्रतिबिंब की दूरी, v मेरा प्रतिबिंब की दूरी मेरा है v, प्रतिबिंब कितना दूरी पर है वही मेरा है v। और u है मेरा वस्तु की दूरी। ये सब नहीं पूछता है बिहार बोर्ड में, क्योंकि बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछेगा तो थ्योरी में से बच्चा फेल होता है, तो न्यूमेरिकल में तो कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो u हो गया वस्तु की दूरी, f हो जाएगा फोकस दूरी। f क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। 1/v + 1/u = 1/f। v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होगा? वस्तु की दूरी, f होगा फोकस दूरी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, हमको उम्मीद है। चलिए 1/v + 1/u = 1/f, ये समझ में आ गया। अब हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा लास्ट टॉपिक, आपके प्रकाश का परावर्तन में बच जाता है आवर्धन। प्रकाश का परावर्तन में आपका लास्ट टॉपिक बच गया, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का लास्ट टॉपिक, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। आवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। आवर्धन कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर या 2 नंबर का पूछेगा, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अगर हम इसको कैसे करते हैं, मान लीजिए हम एक अवतल दर्पण फिर बनाते हैं। चलिए ये समझ गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब हम इसको आवर्धन को ऐसे हम डिनोट करते हैं। एक अवतल दर्पण बनाए, ये अवतल दर्पण बनाए, ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, यहाँ किसी केंद्र होगा, इस गोला है तो केंद्र मेरा C हो गया। ये मेरा फोकस हो जाएगा F, क्योंकि इसका आधा में हम फोकस डालते हैं, जहाँ पर मेरा केंद्र है, जहाँ पर मेरा वक्रता त्रिज्या है, वहाँ से आधा पे मेरा फोकस होता है। और यहाँ से क्या होगा? आपतित किरण जाएगा, आपतित किरण जाएगा तो यहाँ से मेरा अभिलंब होगा और ये टकराएगा फोकस से, तब होता है कोण I = कोण R, क्योंकि हम लोग प्रूव किए थे। अब जो ये मेरा ये जो मेरा प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, कोई वस्तु पे मिलेगा, और वास्तव में मिला तो वास्तविक प्रतिबिंब। और ये जो मेरा आपतित किरण था, यहाँ पर मेरा वस्तु है, यहाँ पर मेरा क्या है? वस्तु है। मान लिए C मेरा वस्तु की ऊंचाई है। चलिए इसको H लिख लेते हैं। ये मेरा H क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। ये जो बनेगा प्रतिबिंब, ये हमेशा उल्टा बनेगा, यहाँ पर इसका शीर्ष यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये क्या हो गया? वस्तु की ऊंचाई। तो ये मेरा H' है प्रतिबिंब की ऊंचाई, H क्या है? वस्तु की ऊंचाई। और प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना, उल्टा। इसका ऊपर है एरो तो नीचे आ गया एरो, और प्रतिबिंब दर्पण के आगे बना, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। ऑब्जेक्टिव इस तरह से हर एक चीज़ से क्या है? रिलेटेड, हर एक चीज़ को एक दूसरे से रिलेट करके देखिए, तब आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा और आप अच्छे तरीके से नंबर लाइएगा। अगर आप रिलेट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को, आप जो है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव को टिक नहीं लगा सकते हैं। इसलिए एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ना है। यहाँ पर क्या बताए थे कि प्रतिबिंब, हम बता रहे हैं आवर्धन, लेकिन देखिए हम कितना बात बोल रहे हैं, वही सब चीज़ को समझा रहे हैं कि बाहरी भाग रंगा है, अवतल दर्पण हुआ, भीतरी भाग अंदर की ओर है परावर्तक सतह, अवतल दर्पण हुआ, ये मेरा मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, सब चीज़ इसी में है। ये मेरा केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ से ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा फोकस दूरी हो गया, ये मेरा वक्रता त्रिज्या हो गया, ये आ रहा है तो आपतित किरण हो गया, ये जा रहा है तो परावर्तित किरण हो गया, ये मेरा फोकस से टकराएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा, परावर्तन का नियम कहता है तीनों एक ही सतह पर है, पहला नियम हो गया। अब ये भी बोले कि जब वास्तव में टकराता है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाए, ये भी बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है, ये भी बोल रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये भी बोले कि ना बोले, वास्तविक प्रतिबिंब
उल्टा होता है। बोले कि ना बोले, ई भी बोले। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव बोलिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो कितना बात बोल दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वस्तु की दूरी हो गया, ये मेरा प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई। यही तो बोले आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब h डैश बटे h, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। और दर्पण में आवर्धन बराबर होता है माइनस v बटे यू। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग याद रख लीजिए, और क्वेश्चन के लिए भी माइनस v बटे यू। दर्पण में आवर्धन होता है माइनस v बटे यू, सॉरी दर्पण में m बराबर आवर्धन क्या हो गया, माइनस v बटे। आप बोले v देने का क्या जरूरत था भाई, जरूरत था। यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट ये नहीं कर रहा है माइनस प्लस, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि मेरा प्रतिबिंब जो बन रहा है ये उल्टा हो रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये नेगेटिव साइन हमको क्या करता है, इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों आपको प्रकाश का परावर्तन से अब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह सब्जेक्टिव कुछ भी आपका नहीं छूटेगा अगर मेरा आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको नोट्स कैसे मिलेगा पता चल गया ना। नोट्स क्या होगा कि आपको यही मेरा इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में स्क्रीन रिकॉर्ड से मेरा हैंड रिटेन अपना नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, थोड़ी सी कष्ट उठाइए और मेरा प्लेलिस्ट में जाकर खोजिए, आपको प्रकाश का परावर्तन का नोट्स अवेलेबल होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त।